बेटा हमें आज पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट को। इस बात को पढ़ना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे होता है, और साथ में इस बात को भी पढ़ना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट डिफरेंट टाइप के केमिकल से किस प्रकार की रिएक्शन करता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि। आखिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बना सकते हैं। तो बेटा अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ एक अयस्क आता है क्रोमाइट। हम क्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कर सकते हैं, और क्रोमाइट से जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करते हैं तो क्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण ये कई स्टेप में पूरा होता है। तो हम स्टेप वाइज चेक करते हैं कि क्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप चेक करते हैं, क्या है स्टेप। क्रोमाइट से क्रोमेट का निर्माण। क्रोमाइट से क्रोमेट का निर्माण पहला स्टेप ये रहेगा, हम क्रोमाइट लेंगे और उस क्रोमाइट को चेंज करेंगे क्रोमेट में। तो बेटा क्रोमाइट का फॉर्मूला अगर मैं चेक करता हूं तो क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4 के अगर मैं 4 मोल लेकर, मैं इसे क्रोमाइट भी बेटा कहते हैं, दिस इज क्रोमाइट के 4 मोल लेकर मैं 8 मोल Na2CO3 को ले लेता हूं और इन दोनों केमिकल्स के साथ एक और केमिकल मिलाता हूं बिना बुझा चूना। और बिना बुझा चूना को लेते हुए मैंने लिख दिया है यहां बिना बुझा चूना। मैंने सबसे पहले क्रोमाइट लिया, Na2CO3 लिया और बिना बुझा चूना के साथ मिलाकर मैंने गर्म किया, और मैंने गर्म किया इसे भर्जन प्रक्रिया के दौरान। तो बेटा आप सभी लोग जानते हो भर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को या अयस्क को गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, क्योंकि भर्जन के दौरान पदार्थों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मैंने वायु की प्रेजेंस अर्थात O2 की प्रेजेंस रखी। अब O2 की प्रेजेंस रखते हुए जैसे ही मैंने गर्म किया, हमने लिखा भी था क्रोमाइट से हम किसका निर्माण करेंगे, क्रोमेट का निर्माण करेंगे। तो क्रोमाइट से क्रोमेट का निर्माण करते वक्त Na2 जो है वो Cr2O4 से रिएक्शन करता है और सबसे पहले बनाकर तैयार करता है 4Na2CrO4। सबसे पहले क्रोमेट का निर्माण करता है। जैसे ही Na2Cr2O4 के साथ मिलकर क्रोमेट का निर्माण करता है, Fe रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और एक नए कंपाउंड को निर्मित करता है जिसका नाम है Fe2O3। क्योंकि Fe के 4 मोल हैं, हमारे कंपाउंड में 2 मोल बनकर 2 मोल ही यूज में आए हैं, इसलिए मैं इसमें 2 से गुणा करा देता हूं और Fe को बैलेंस कर लेता हूं। अभी मैं चेक करूंगा कि इसके बाद बचता क्या है। तो आप बेटा वैसे भी जानते हो जब किसी भी केमिकल को हीट किया जाता है, हीट करने का एक मुख्य गुण ये है कि जब भी आप किसी केमिकल को बेटा हीट करते हो उससे कोई ना कोई गैस अलग होती है। मैंने इस पूरे केमिकल को देखा तो मुझे एक गैस नजर आती है CO3 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहां से अलग कर रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, मैं 8CO2 को अलग कर दूंगा। तो ये फर्स्ट स्टेप रहा जिसमें बेटा हम क्रोमाइट से क्रोमेट का निर्माण करेंगे। हमारे पास पहला लिखा हुआ केमिकल ये क्रोमाइट है। क्रोमाइट को जैसे मैंने Na2CO3 और 7O2 के साथ गर्म किया, बेटा 7O2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस पर भर्जन प्रक्रिया कराई परावर्तनी भट्ठी को लेकर, और भर्जन की प्रक्रिया में वायु का होना निश्चित है, इसलिए मैंने वायु का प्रयोग किया। और जैसे मैंने हीट किया हमें एक केमिकल मिलकर तैयार हुआ क्रोमेट। मैंने बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्रोमेट लिखा है, लेकिन क्योंकि ये क्रोमेट सोडियम के साथ मिलकर तैयार हुआ इसलिए इसका पूरा नाम जो है बेटा हुआ है सोडियम क्रोमेट। साथ में हीट करने पर मुझे जो केमिकल बचा मिला मैंने उसको लिखा FeO के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है, और जबकि CO3 जो है ये डिकम्पोज होते हुए CO2 गैस का निर्माण करता है।
अब बात आती है क्या सर, हम केवल हमारे पास यही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्रोमाइड से क्रोमेट का निर्माण कर सकते हैं? तो बेटा मैं एक और रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। मेरे पास इस प्रोसीजर के अलावा भी एक और ऐसा प्रोसेस है जिससे मैं क्रोमाइड को क्रोमेट में चेंज कर सकता हूं। तो हालांकि आपको एग्जाम पे केवल एक ही विधि लिखनी है। आप चाहे क्रोमाइड से क्रोमेट को निर्माण करने में आप सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लो। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर एक दूसरा केमिकल मेरे पास और है, अगर मैं उस केमिकल का इस्तेमाल कर लूं तो भी ऐसी ही रिएक्शन संपन्न होती है। तो मैं उस रिएक्शन को भी करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्रोमाइड का फॉर्मूला, बेटा मैं फिर से क्रोमाइड का फॉर्मूला FeCr2O4, और इस बार मैं Na2CO3 नहीं बल्कि एक दूसरा केमिकल इस्तेमाल करने वाला हूं जिसका नाम है NaOH, और साथ में 7O2। मैं अगर इस और मैं यहां लिख देता हूं फिर से, बिना बुझा चूना। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस बार केमिकल पर केवल एक चेंज किया है। मैंने Na2CO3 के स्थान पर मैंने NaOH का इस्तेमाल किया है। और बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता Na2CO3 और NaOH को। Na2CO3 भी ना नेचर में क्षारीय है, प्रकृति में क्षारीय है, और NaOH भी प्रकृति में क्षारीय है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, रिएक्शन भी सेम होगी। और कंपाउंड कैसे बनेंगे बेटा? कंपाउंड में चेक करता हूं सेम तरीके से। जैसे Na2 ने Cr2O4 से रिएक्शन की थी तो सबसे पहला कंपाउंड बनाया था Na2CrO4। मैं भी इसको जब NaOH के साथ हिट करता हूं सेम कंपाउंड बनता है Na2CrO4। बेटा लास्ट में Fe रिएक्शन करता है O से और बना देता है 2Fe2O3। और बेटा सोचने वाली बात है, पिछली बार CO3 था तो CO2 बन गया था, इस बार मेरे पास क्या बचने वाला है? तो बेटा इस बार आप चेक करोगे तो मैंने अभी किसको नहीं लिखा है? H को। मेरे पास 16H हैं, और अगर मैं चेक करूंगा तो मैं इस बात को चेक करता हूं तो 16 तो मेरे पास H हैं। अब मैं चेक करूंगा मेरे पास ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 16। 16 यहां ऑक्सीजन था, 16 यहां ऑक्सीजन था, तो 16 और 16 हो गए 32 ऑक्सीजन, और 32 के बाद 14 ऑक्सीजन, ये 32 और 14 होता है 46। मैं इधर चेक करता हूं कितना है, तो मेरे पास इधर बचता है 4 चौके 16, 16 इधर हो गया, 3 दूनी 6, 16 और 6 22 ऑक्सीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर मैं चेक करता हूं मेरे पास 16 हाइड्रोजन है और मेरे पास साथ में ऑक्सीजन भी बचता है, तो मैं उन 16 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन कराता हूं तो बनकर तैयार होता है 8H2O। तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। इसका मतलब मेरे पास दो ऐसे प्रोसीजर हैं जिसमें से मैं क्रोमाइड से क्रोमेट को बना सकता हूं। अब आपकी इच्छा होगी तो आप Na2CO3 वाला एग्जाम पे लिख के आ जाओगे कि नहीं भैया मैं क्रोमाइड के साथ Na2CO3 को मिला के हीट करके मैं क्रोमेट बनाऊंगा, या अगर आपकी इच्छा है तो आप क्रोमाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर आसानी से क्रोमेट का निर्माण कर सकते हो। इन दोनों ही प्रोसेस में क्रोमेट का निर्माण होता है। तो पहला मेरा स्टेप क्या था कि मुझे क्रोमाइड मिला है और उस क्रोमाइड से मुझे क्या बनाकर तैयार करना है? क्रोमेट बनाकर तैयार करना है। मैंने उस प्रोसीजर को 2 रिएक्शंस के थ्रू कंप्लीट किया। लिखने में आप एग्जाम में चाहे ये रिएक्शन लिखोगे चाहे ये रिएक्शन लिखोगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप निर्मित हो गया, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने क्रोमाइड से क्रोमेट बनाया, लेकिन बेटा मुझे तो डाइक्रोमेट चाहिए, वो भी पोटेशियम का। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। जो मेरे पास क्रोमेट बना है मैं इस क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करता हूं। तो मेरा दूसरा सेकेंड स्टेप बेटा क्या रहने वाला है? सेकेंड स्टेप कि हम जो मेरे पास क्रोमेट बनकर मिला है हम उससे क्या बनाएंगे? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। तो बेटा मैं चेक करता हूं जो हमारे पास क्रोमेट है उससे डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे होगा। तो बेटा डाइक्रोमेट कैसे बनेगा? हमारे पास था Na2CrO4। अगर हमारे पास Na2CrO4 अर्थात क्रोमेट है
अगर हम उसे डाइक्रोमेट में चेंज करना चाहते हैं तो हम इस क्रोमेट की रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे, और जब एसिड से नाम आता है कि हम एसिड से रिएक्शन कराएं तो हमारे पास एक सामान्य सा एसिड आ जाता है H2SO4। नॉर्मली ज्यादातर लोग यूज में लाते हैं। और रिएक्शन देखो कैसे होगी। सबसे पहले बेटा सबसे पहली रिएक्शन की जो हमारा Na है ये SO4 से रिएक्शन करेगा। बेटा अगर सोचो अगर NaSO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या Na का SO4 संबंधी कोई केमिकल फॉर्मूला आपको याद है? आपको एक फॉर्मूला याद होगा Na का SO4 संबंधी फॉर्मूला Na2SO4। तो बेटा सबसे पहले केमिकल कंपाउंड बना Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। अभी सोचने वाली बात है, अगर Na2SO4 के साथ चला जाता है, ध्यान दीजिए Na हमारे पास कितने थे 4, और 4 में से 2 Na तो Na2SO4 बनाने के लिए निकल गया है। अभी सोचते हैं बचा कौन कौन है। 4 में से 2 तो Na बचे हैं, 2 का मल्टीपल Cr में होगा, 2 Cr बचे हैं, अर्थात Na भी 2 हैं, क्रोमियम भी 2 हैं। और अगर मैं O की बात चेक करूंगा तो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 8 है। 8 ऑक्सीजन में से मैं एक ऑक्सीजन इस H को दूंगा। जैसे ही मैं 8 में से एक ऑक्सीजन H को दूंगा ये H2O बना लेगा, लेकिन अब ऑक्सीजन बचेंगे 7। अब ऑक्सीजन कितने बचेंगे 7। तो ये जो फॉर्मूला बचेगा मैं उसको साइड में लिख दूंगा। फॉर्मूला बचने वाला है Na2Cr2O7। बेटा इस Na2Cr2O7 को कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर लिखे देता हूं, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया तो डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया। अभी मैं अपने अगर फॉर्मूले को चेक करता हूं, बेटा हमारे फॉर्मूले का नाम था पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने डाइक्रोमेट बनाया तो है, लेकिन हमने बेटा काहे का डाइक्रोमेट बनाया है? सोडियम का डाइक्रोमेट। और हमें चाहिए किसका डाइक्रोमेट? पोटेशियम का। तो मुझे एक और स्टेप यूज करना होगा, और उस स्टेप में मैं इस सोडियम के डाइक्रोमेट को चेंज कर दूंगा पोटेशियम के डाइक्रोमेट में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने में एक स्टेप अभी बाकी है। कौन सा स्टेप बाकी है? जिसका नाम मैं दूंगा थर्ड स्टेप। और उस थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करूंगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा? सोडियम डाइक्रोमेट से। तो बेटा देखो मैं क्या बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं सोडियम डाइक्रोमेट से बनाऊंगा मैं। और क्या बनाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो लास्ट स्टेप मेरा ये होगा। तो बेटा एक काम करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट को। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला Na2Cr2O7। ये सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। अब मैं इस पे एक नए केमिकल को मिलाऊंगा जिसका नाम है KCl पोटेशियम क्लोराइड। और बेटा पोटेशियम क्लोराइड को मैं 2KCl से रिएक्शन करवाऊंगा। अभी मैं चेक करूंगा कि रिएक्शन कैसे होगी। बेटा Na पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बचे हुए ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आता है, यहां K पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव चार्ज। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को आयन में ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस प्रकार के चार्ज हमें प्राप्त होते हैं। अब चार्ज प्राप्त होने का अर्थ क्या है? पहले का पॉजिटिव दूसरे का केमिकल के निगेटिव टर्मिनल से रिएक्शन करेगा, फिर दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव पहले के निगेटिव आयन से कनेक्ट होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव उसके निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसका निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बेटा अगर अट्रैक्शन की इस बात को चेक करें, Na किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, Na किसको अट्रैक्ट करने वाला है? Cl को। तो मैं सबसे पहले बना दूंगा 2NaCl। Na पॉजिटिव चार्ज रखता था, ये अपने आयन को छोड़कर दूसरे के Cl आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो NaCl। अभी सोचो Cr2O7 निगेटिव चार्ज रखता है, ये पोटेशियम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को निर्माण करने के लिए हमें कई प्रकार के स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप क्या होता है? क्रोमाइड से हमें क्या बनाना होता है? क्रोमेट।
फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्रोमेट से डाइक्रोमेट, और थर्ड स्टेप जो मेरे पास सोडियम डाइक्रोमेट बना है उससे मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाऊं। क्रोमाइट से जब मैंने क्रोमेट का निर्माण किया, मेरे पास एक क्रोमाइट का था, मैंने उसमें क्षारीय पदार्थ को वायु के साथ बिना बुझाए चूने की उपस्थिति में गर्म किया परावर्तनी भट्ठी पर, और जैसे ही मैंने हीट किया उसने सोडियम क्रोमेट का निर्माण किया। हालांकि मैं क्रोमाइट से क्रोमेट एक और विधि से बना सकता हूं, जब मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह पर NaOH का इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने उसके लिए दूसरी रिएक्शन लिख दी कि अब मैं क्रोमाइट पर अगर मैं Na2CO3 को छोड़कर मैं उसके स्थान पर NaOH को रख देता हूं तो भी 7O2 से रिएक्शन होगी, परावर्तनी भट्ठी में होगी और वायु की उपस्थिति में होगी, बिना बुझे हुए चूने के साथ जैसे होगी वो भी क्रोमेट का निर्माण करेगा। अब जब हमारा क्रोमेट बन के तैयार हुआ तो मुझे पता चला कि इस क्रोमेट को चेंज करना चाहिए डाइक्रोमेट में। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज करने के लिए मैंने इस पर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई, जिससे जो सोडियम क्रोमेट था ये सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें मिला है सोडियम डाइक्रोमेट और हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मुझे एक और काम कर लेना चाहिए कि इस सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करना चाहिए। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही मैंने चेंज करना चाहा, मैंने केसीएल से रिएक्शन कराई, और केसीएल से रिएक्शन आयनिक मोड में कराई कि पहले का पॉजिटिव आयन दूसरे के निगेटिव आयन को ले जाएगा और पहले का निगेटिव आयन दूसरे के पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करेगा, और इस हिसाब से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हुआ। तो बेटा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने का प्रोसीजर है, जो कि 3 स्टेप रिएक्शन है। आपको इसको स्टेप वाइज ही लिखना है, ध्यान रखना है। तो बेटा इस 3 स्टेप में लिखी हुई रिएक्शन को मैं मिटा देता हूं। अब इस बात को भी पढ़ते हैं कि ये जो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाकर तैयार किया है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डिफरेंट टाइप के केमिकल से किस प्रकार की रिएक्शन करता है। तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, फिर चेक करते हैं कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट डिफरेंट टाइप के केमिकल से कैसी रिएक्शन करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट डिफरेंट टाइप के केमिकल से रिएक्शन कैसे करता है। अगर मैं इस चीज को चेक करूं तो मेरे पास पहला केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट मेरे पास हो और मैं इसको हीट कर दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट को टेम्परेचर देने पर, ताप बढ़ा देने पर, क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई चेंज आता है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। अगर मैं इस चीज को चेक करूं तो मैंने देखा कि जब मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो था वो पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज हुआ पोटेशियम KCrO4 में, K2CrO4 में चेंज हो गया। अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। मैंने और चेक किया कि क्या डिकम्पोज होकर पोटेशियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज होकर क्या पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण करता है या अन्य केमिकल्स को भी बनाता है। तो मुझे पता चला एक और केमिकल का निर्माण करता है Cr2O3 को, और साथ में तैयार करता है ऑक्सीजन गैस। तो अगर मैं चेक करूं तो कि टेम्परेचर के इफेक्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो बेटा टेम्परेचर के इफेक्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो डिकम्पोज होता है, K2Cr2O7 डिकम्पोज होकर पोटेशियम क्रोमेट में चेंज करता है, Cr2O3 का निर्माण करता है और साथ में तैयार करता है ऑक्सीजन गैस को। ऑक्सीजन गैस को तैयार करता है। इसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 7 4 जा 28, और मैं इधर चेक करता हूं तो 16 इधर हो गए, 16 3 19, 16 3 19। बेटा इसे बैलेंस करने पर यहां पे 3O2 प्राप्त होता है। ये होगा इफेक्ट जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं। अब मैं एक और इफेक्ट को चेक करूंगा कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैं क्षार के साथ मिला देता हूं ये किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन को देखता हूं कि क्षार के साथ अभिक्रिया किस हिसाब से होती है। मैं लिखता हूं क्षार से क्रिया। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी क्षार के साथ मिलाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो गया K2Cr2O7
मैं इसे एक क्षार के साथ मिला देता हूं जिसका नाम है KOH। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से अगर ये रिएक्शन करेगा तो बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से अभिक्रिया करते वक्त ध्यान से देखिएगा बेटा रिएक्शन कैसे होती है। मैं 2KOH से रिएक्शन करता हूं। सबसे पहली बात, जो 2 का मल्टीपल है वो K पर भी है, O पर भी है और H पर भी है। अगर H 2 हैं तो 2 H का काम है अभिक्रिया के दौरान ये दोनों H सबसे पहले निर्माण करेंगे जल का, H2O का। अभी सोचने वाली बात है, यहां से दोनों H चले गए, यहां से एक O भी चला गया, यहां पर 2 बचे हैं K और 1 बचा है O। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर 2KOH अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देता है तो यहां मैं चेक करूंगा तो K पे तो 2 हैं, ऑक्सीजन 2 थे लेकिन एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके चला गया है, एक ऑक्सीजन बचा। अब मैं बचे हुए K2 और 1O को जोड़ देता हूं K2Cr2O7 से। जैसे मैं जोड़ूंगा K 4 हो जाएंगे, क्रोमियम 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। 4 पोटेशियम 2 क्रोमियम 8 ऑक्सीजन में से 2 रहेगा कॉमन, अंदर बचेगा K2Cr4। और K2Cr4 का इसका मतलब है, फिर से अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्षार के साथ मिला देता हूं फिर से क्रोमेट का निर्माण होता है। इसको हम कहते थे पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। तो मुझे इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है और मैं उसे क्षार के साथ मिला देता हूं तो मैं उसे पोटेशियम क्रोमेट में चेंज कर दूंगा। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की विधि में आपने चेक किया था, अगर मेरे पास पोटेशियम क्रोमेट होता था और मैं अगर उसमें अम्ल मिला देता था, मैंने H2SO4 को मिलाया था, अगर मैं उसको अम्ल के साथ मिला देता था तो फिर से डाइक्रोमेट बन जाता था। तो मुझे एक स्टेप बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, क्षार के रासायनिक गुण में इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आप याद रखोगे, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्षार के साथ मिलाया जाए तो ये पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाता है, अगर उसी पोटेशियम क्रोमेट को अम्ल के साथ मिलाया जाए तो वो दोबारा पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्षार की रिएक्शन को विशेष तरह से ध्यान रखना है। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्षार के साथ मिलाया जाए ये पोटेशियम क्रोमेट में चेंज होता है, और उसी पोटेशियम क्रोमेट को अगर अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। तो बेटा मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दूंगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे पोटेशियम क्रोमेट में चेंज होता है। अगर एक बार वो पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो गया, मैं अम्ल की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे फिर से पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देने वाला हूं। अब बेटा ये दूसरी रिएक्शन हो गई कि क्षार से अभिक्रिया हो गई पोटेशियम डाइक्रोमेट की। अब मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं कि अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अम्ल को मिला देता हूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में किस प्रकार का चेंज आता है। तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन पर चलता हूं। अब मैं देखूंगा कि अम्ल से अभिक्रिया किस प्रकार होती, अम्ल से क्रिया। अगर मैं एसिड से रिएक्शन करवाता हूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या चेंज आता है। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7, एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के साथ मिलाता हूं बेटा, ये 3 केमिकल के निर्माण करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, पहला केमिकल K2SO4। फिर बेटा क्रोमियम रिएक्शन करता है SO4 से तो बनाता है Cr2SO4 का होल थ्राइज। एक बार पोटेशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की, पोटेशियम सल्फेट, फिर क्रोमियम ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की, क्रोमियम सल्फेट। इसके बाद बचता है बेटा नवजात ऑक्सीजन। ध्यान रखने वाली बात है, अगर नवजात ऑक्सीजन का प्रोडक्शन की भी बात आती है कभी, तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल की खुशबूंदों को मिलाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होगा, और उस सॉलिड सब्सटेंस में जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदों को मिलाऊंगा, ड्रॉप को मिलाऊंगा, सबसे पहले अंदर पोटेशियम सल्फेट बनेगा,
क्रोमियम सल्फेट बनेगा और साथ में वहां से नवजात ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो नवजात ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होने या बनाने के लिए हमें इस रिएक्शन को तैयार करना भी जरूरी है। हालांकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप इसे बैलेंस करवा सकते हैं। मुझे क्या है, मुझे डायरेक्ट केवल केमिकल बनाना है कि कौन कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हुआ। बैलेंसिंग के लिए तो आप उसको बाद में ध्यान दीजिए, आपको बैलेंसिंग क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई होगी, आप उस हिसाब से बैलेंस करिएगा। हालांकि इंटरमीडिएट स्तर पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अभिक्रिया में बने हुए कंपाउंड को केवल बनाने की आवश्यकता होती। जैसे मैं अगर बताऊं भी, इस रिएक्शन में 3 मोल नवजात ऑक्सीजन बना है, तो अगर बेटा मैं 3 मोल नहीं भी लिखता तो भी नवजात ऑक्सीजन बना है, आपको पता होता। अगर मैं यहां 3 मोल लिख भी देता तो अभी आपको पता होता ऑक्सीजन नवजात ही ऑक्सीजन बना हुआ है। ये 3 मोल क्या बताता? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितनी बनी है। 3 मोल बना, 1 मोल बना, 2 मोल बना, 7 मोल बना, 5 मोल बना, ये केवल पदार्थ की अमाउंट को बताता है। तो रिएक्शन को कोई बैलेंस करने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखने वाला हूं इस रिएक्शन को, कि अगर मुझे नवजात ऑक्सीजन बनाना है तो मैं K2Cr2O7 और H2SO4 को आपस में मिला दूंगा, नवजात ऑक्सीजन बन जाएगी। लेकिन अब यह भी तो है कि नवजात ऑक्सीजन क्यों बनाना है? तो बेटा नवजात ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा होता है, हमने सामान्य ऑक्सीजन का यूज किया, हमने देखा किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हुआ। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीजन के द्वारा ना हो पाए या किसी अन्य केमिकल के द्वारा ना हो पाए, तो हमें किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो प्रबल ऑक्सीकारक हो और वो उस केमिकल का ऑक्सीकरण करा दे। अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो प्रबल ऑक्सीकारक है नवजात ऑक्सीजन। जब किसी कंपाउंड को सामान्य ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं कराया जा सकता, तो हमें उस पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाने के लिए नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अभी सोचो, इन दोनों केमिकल्स को मिलाने पर नवजात ऑक्सीजन बना। अभी ये नवजात ऑक्सीजन तो डिब्बे के अंदर पैक है, टेस्ट ट्यूब में बंद है। अगर मैं इसमें कोई केमिकल डाल देता, जैसे मैं मानता हूं मैंने इसमें एक केमिकल डाल दिया होता कार्बन, ये 2 केमिकल, कार्बन तो रिएक्शन करता नहीं, पहले सबसे पहले ये 2 रिएक्शन करते, ये बनता क्रोमियम सल्फेट बनता, नवजात ऑक्सीजन बनता। ये केमिकल लगभग अनरिएक्टिव हो जाते, अभिक्रिया करना बंद कर देते, बचता कौन? नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन उस कार्बन से अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीकृत कर देता। अर्थात अगर मैं इन 2 केमिकल्स की रिएक्शन को जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि इन दोनों केमिकल की रिएक्शन से जो नवजात ऑक्सीजन बनी है, मैं उस नवजात ऑक्सीजन से तीसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करा सकता हूं। अगर मुझे किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण चाहिए होता है, तो मैं उन दोनों पदार्थ के अलावा उसमें जैसे ही तीसरा पदार्थ डालूंगा, इन दोनों पदार्थों से बनी हुई ऑक्सीजन गैस उस तीसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगी। अब क्योंकि तीसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगी, तो तीसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण को अगर मैं चेक करूं, तो बेटा मुझे कुछ नियम प्राप्त होते हैं। और जो नियम प्राप्त होता है बेटा, वो लगभग इस चैप्टर में आने वाली अधिकांश अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने में सहायक है। तो मैं पढ़ता हूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी नवजात ऑक्सीजन किस प्रकार से पदार्थों का ऑक्सीकरण कराती है, मैं उन नियमों को पढ़ता हूं। तो बेटा मैं इस हिस्से को मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। मैं चलता हूं और पढ़ता हूं कि आखिर किस प्रकार से मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी हुई नवजात ऑक्सीजन का यूज कर सकता हूं। तो बेटा अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब अम्ल में डाला जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्ल में पड़कर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, और वो नवजात ऑक्सीजन अगर किसी तीसरे कंपाउंड के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो उस तीसरे कंपाउंड पर क्या क्या इफेक्ट डालने वाली है। तीसरे कंपाउंड पर क्या इफेक्ट डालेगी, इससे रिलेटेड हमारे यहां बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को तैयार करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक तरफ से रटना स्टार्ट कर दो, और या उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए
आप इस चार्ट को देख लो, आपके सामने एक चार्ट दिया गया है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन से प्राप्त नवजात ऑक्सीजन तीसरे केमिकल पर क्या इफेक्ट डालेगी, उस इफेक्ट को मैंने इस चार्ट की सहायता से समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन नवजात ऑक्सीजन जो बना रहा था वो नवजात ऑक्सीजन तीसरे केमिकल पर क्या इफेक्ट डालती है। जैसे बेटा रिएक्शन में मेरे पास किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैं इस चीज को चेक करता हूं। जैसे मेरे पास रिएक्शन में आता है क्या होता है जब पोटेशियम डाई क्रोमेट के अम्लीय विलयन को फास्फोरस के साथ मिलाया जाता है, साथ मिलाया जाता है। अगर इस प्रकार का कोई केमिकल प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास कि मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए कि जब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन को ले लेता हूं और उस पर फास्फोरस को डाल देता हूं तो फास्फोरस हो गया तीसरा कंपाउंड। पहला कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा कंपाउंड वो अम्ल जिसका विलयन बनाया गया है, ये दोनों मिलकर जो नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे उसका फास्फोरस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा अगर इस प्रकार से कोई रिएक्शन आ जाती है रासायनिक गुण में, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, मैं उसको लिखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मुझे लिख लेना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो फॉर्मूला रहता है K2Cr2O7। कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन का मतलब है इसको अम्ल में डाला गया होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, बेटा अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप इस रासायनिक गुण को पढ़ चुके हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्ल से अभिक्रिया। जैसे K2Cr2O7 की H2SO4 रिएक्शन आती थी, आपने यहां पर कुछ पार्ट लिखा था। मैं बताऊं क्या पार्ट लिखा था, आपने लिखा था K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज, Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब बेटा ये केवल 2 केमिकल्स के लिए रिएक्शन थी, लेकिन मैंने क्या किया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, अम्लीय विलयन को लिया और साथ में किसको डाल दिया, फास्फोरस। अब मैं एक केमिकल बढ़ा देता हूं फास्फोरस। ध्यान देने वाली बात है, मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया तो करवा दी है, लेकिन मैंने फास्फोरस की रिएक्शन नहीं करवाई है। अब फास्फोरस की रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा जब इन 2 केमिकल्स को मिलाने पर जो नवजात ऑक्सीजन बनी है, ये नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी फास्फोरस से, और जब नवजात ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्शन करेगी तो फास्फोरस में कोई ना कोई केमिकल चेंज आया होगा। तो फास्फोरस का केमिकल चेंज किस प्रकार से हुआ होगा, इसे हम चार्ट में चेक करेंगे। फास्फोरस का केमिकल चेंज काय में हुआ होगा, फास्फोरिक एसिड में, और मुझे फास्फोरस के स्थान पर नवजात ऑक्सीजन को हटाते हुए फास्फोरिक एसिड को रख देना है, H3PO4, और बेटा हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। इस रिएक्शन में अगर मैं चेक करूं तो मुझे ये वाला पार्ट और इधर यहां से यहां तक का पार्ट बिल्कुल फिक्स है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होने वाला नहीं। चेंज कहां होगा, अगर मैं फास्फोरस का लेफ्ट साइड में लिखता हूं तो मैं फास्फोरस का ऑक्सीकृत भाग राइट साइड पे लिख दूंगा। अभी सोचो एक चीज को, अगर फास्फोरस की जगह पे मुझे कोई धातु दे देता, मुझे कहता कॉपर की रिएक्शन कैसे होगी, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे कॉपर लिखता तो राइट साइड पे कॉपर का क्या लिखता, सल्फेट लिख देता। जैसे मैं रिएक्शन दिखाता हूं, मेरे पास एक और रिएक्शन आती है, किससे रिएक्शन मुझे करवानी है, मुझे रिएक्शन करवानी है पोटेशियम डाइक्रोमेट, के अम्लीय विलयन की क्रिया फेरस सल्फेट से। मुझे अगर आ जाता है कि अच्छा बताइए,
अगर मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन हुआ और उस पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की फेरस सल्फेट से विक्रिया हो गई तो क्या बनेगा? तो मुझे तो सबसे पहले बेटा इतना भाग ध्यान देना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की विक्रिया क्या होती है। तो मुझे ये तो पहले से तैयार है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय विलयन की विक्रिया अगर लिखनी होती, मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिखता हूं, अम्ल को लिखता हूं, और मुझे पता है कि अगर रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे ये लिखें, मुझे राइट साइड पे दो केमिकल तो निश्चित रूप से लिख देने हैं, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज। मैंने नवजात ऑक्सीजन नहीं लिखा है, मैं नवजात ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऑक्सीकृत करवा के लिखूंगा। देखो कैसे, अब मैंने ये रिएक्शन तो फिक्स कर ली। अब मुझे पता क्या चलता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया मुझे करवाने की स्थिति FeSO4 से, इसलिए अब मैं लेफ्ट साइड पे FeSO4 लिखूंगा। अब हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से। राइट साइड पे मुझे कुछ भी नहीं लिखना, बस एक चेंज कर लेना है कि जो हमारा फेरस सल्फेट था वो ऑक्सीकृत होकर काहे में चेंज हो जाता था, फेरिक सल्फेट में। तो मुझे राइट साइड पे बस भी एक केमिकल, अगर मैंने लेफ्ट साइड पे FeSO4 को बढ़ाया तो राइट साइड पे मुझे क्या बढ़ा देना है, Fe2SO4 का होल थ्राइज, और बेटा रिएक्शन उसी समय कंप्लीट हो गई। लेफ्ट साइड को देखते हुए राइट साइड में केमिकल कंपाउंड को रख देना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो। फिर मैं देखो एक बार चेक करता हूं, किसी दूसरी रिएक्शन के लिए देखता हूं, क्या केवल इसी रिएक्शन के लिए मैं लिख पाऊंगा या अन्य रिएक्शंस के लिए भी लिख सकता हूं। जैसे मेरे यहां एक क्वेश्चन आता है, कहता है पोटेशियम डाई क्रोमेट के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रवाहित करते हैं, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, मैं जैसे देखता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, मुझे आधी रिएक्शन पहले से पता है, मैं उस फिक्स पार्ट को लिखूंगा। फिक्स पार्ट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय विलयन का मतलब होता है H2SO4। जैसे मैं जी किसी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर ये केमिकल दिखते हैं, मैं राइट साइड पे कुछ केमिकल अपने मन से लिख देता हूं। कौन कौन सा केमिकल बेटा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज। ये तो फिक्स पार्ट हो गया। अब मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन पर अभिक्रिया किसकी करानी थी, H2S को, तो मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H2S लिख देता हूं। और आपको बेटा बता है, अगर H2S लेफ्ट साइड पे लिखा है तो H2S को राइट साइड पर क्या लिख देते हैं, केवल सल्फर। तो बस मैं राइट साइड पे केवल सल्फर को लिख दूंगा, हो गई कंप्लीट रिएक्शन। तो रिएक्शन इस हिसाब से कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन को कंप्लीट होने का मैं सोचता हूं अगर कि इन सभी केमिकल्स की अगर रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 16 4 20, मुझे 20 केमिकल रिएक्शन तो केवल आसानी से आ जाने वाली है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के साथ। कैसे, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए कंपाउंड दिए जाएंगे, मुझे राइट हैंड साइड वाला कंपाउंड केवल लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझसे पूछता है क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पराक्साइड से होती है, तो मैं लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन पराक्साइड लिखूंगा और राइट साइड पर केवल क्या लिख दूंगा, ऑक्सीजन, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे कहेगा क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की अभिक्रिया एसीटैल्डिहाइड से होती है, तो मैं लेफ्ट साइड पे एसीटैल्डिहाइड को और राइट साइड पे मैं लिख दूंगा एसीटिक एसिड को। तो बेटा इस हिसाब से ना जाने कितनी तमाम रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट करवा सकते हैं। और क्योंकि 20 रिएक्शन है, काफी ज्यादा होती हैं, मैंने रिएक्शन को लिखने का तरीका आपको बता दिया। आप रिएक्शन को लगातार चेक कर सकते हो हर एक केमिकल पर। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन को पढ़ना बहुत ही आसान होता है अगर आपको उसमें से कुछ चेंज याद है। अगर आप इन चेंज को याद भी कर लेते हो तो ये चेंज केवल इन्हीं रिएक्शंस पर काम नहीं करते हैं, ये चेंज सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी भी रिएक्शन पर कार्य कर जाते हैं। तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड से भी जब रिएक्शन होती है तो भी मुझे ये चेंज काफी हेल्प देते हैं।
तो बेटा इन चेंज की हेल्प से आप बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, बहुत सारी रिएक्शन इसी से रिलेटेड होंगी और रिएक्शन को कंप्लीट किया गया होगा। आज बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस आर्टिकल पर हम इतना ही रखते हैं। अगले आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।